हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। आज डेली करंट अफेयर्स में 7 तारीख का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू विमान जो है तेजस, इसको किस विमान वाहक पोत पर भारतीय नौसेना ने उतारने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तेजस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ये लगातार चर्चा में बना ही रहता है। भारत ने खुद ही बनाया हुआ है ये फाइटर प्लेन। तो इसका आंसर है अभी हाल में आईएनएस विक्रांत पे इस प्लेन को सफलतापूर्वक उतारा गया हुआ है। अब भारतीय सेना तेजस को 20 समंदर में उतारने के लिए एकदम रेडी है। तेजस के बारे में कुछ और डिटेल हमारे पास है, वो ये है कि जो पहले तो आईएनएस विक्रांत के बारे में जान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। ठीक है, अभी तक हम लोग इस तरह के विमान वाहक जो पोत होते थे उन सब के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। अब भारत ने ये कैपेसिटी डेवलप कर ली है और इसको 2022 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अच्छा, इसकी विस्थापन क्षमता जो है वो 45,000 टन है। ठीक है, और ये भारत में ही डिजाइन किया गया हुआ है और भारत में ही इसका निर्माण हुआ है और ये अब तक भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। अच्छा, एक श्रेणी है Z40,000 टन डिस्प्लेसमेंट की। इस कैटेगरी के जो विमान बनाने की अभी क्षमता है वो विश्व के केवल 6 देशों के पास थी। इसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस, रूस, इटली और चीन है। ठीक है, अब भारत ये 7वां देश हो गया है जो इस तरह के इतने हैवी विमान वाहक पोत बनाने में सक्षम है। इसका निर्माण जो हुआ है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। अच्छा, भारत के पास सबसे पहले 1961 में आईएनएस विक्रांत था जो हमने यूके से खरीदा हुआ था। वो 1997 मुक्त हो गया था। उसी के नाम पे इसका नाम सरकार ने दोबारा से आईएनएस विक्रांत रखा हुआ है। अभी हमारे पास करंट में 2 विमान वाहक पोत हैं, जिसमें एक आईएनएस विक्रांत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और एक दूसरा हमारे पास है आईएनएस विक्रमादित्य। तो अभी हमारे पास 2 विमान वाहक पोत हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं तेजस के बारे में। तो तेजस जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट तो मतलब समझ गया कि फाइट करने के लिए है। लाइट का ये लाइट वेटेड है, इस वजह से इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइक जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके कंपैरिजन में ये लाइट वेट है। इसका निर्माण जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह अपने क्लास का सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस, लाइक इसमें कोई टेल नहीं है और ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान उन विमानों को कहते हैं जो 1 मैक या उससे ज्यादा की रफ्तार से चलते हैं, उन विमानों को सुपरसोनिक विमान कहते हैं। अच्छा, इस तेजस में ये है कि इसमें जो मिसाइल लगाई जाएंगी वो हवा से हवा में भी वार कर सकती हैं और हवा से सतह में भी वार कर सकती हैं। सटीक निर्देशित है। ठीक है, इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। अच्छा, इसमें आकाश में ईंधन भरने की क्षमता ही है कि लाइक ये उड़ते उड़ते फ्यूल इसमें फिल किया जा सकता है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता, लाइक जितना ये वॉर हेड्स ले जा सकता है, मींस ये गोला बारूद जो ले जा सकता है उसकी क्षमता इसकी 4000 किलो की है। इसकी अधिकतम गति जो है वो 1.8 मैक तक की है। बताया आपको अभी कि 1 मैक से ज्यादा की गति अगर है तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। ये मैक्सिमम 1.8 मैक तक जा रहा है और इसकी रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर है। इट मीन्स एक बार आप इसको फुल, इसका टैंक आप फुल कर देंगे, फ्यूल इसमें भर देंगे तो ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ये तेजस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सॉरी, अभी हमारे पास और है तेजस के कुछ वेरिएंट्स भी हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो तेजस का पहला वेरिएंट है तेजस ट्रेनर। यह प्रशिक्षण के लिए है, 2 सीटर विमान है। दूसरा है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी, भारतीय नौसेना के लिए 2 और सिंगल, इसमें कुछ में 2 सीटें हैं और कुछ एकल सीट वाले हैं। फिर ALC तेजस नेवी MK2 नेवी का दूसरा संस्करण है और MK1 जो है वो हाई थ्रस्ट इंजन के साथ एडवांस इसका रूप है। तो ये सब हो गया तेजस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून, अभी तक हमारे पास जो था वो प्रतिस्पर्धा कानून था, अब आया हुआ है डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून। तो हाल ही में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित समिति का गठन हुआ है। इसके हमें पता करना है अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मनोज गोयल। इस जो समिति बनी हुई है इसके अध्यक्ष मनोज गोयल जी हैं, जो कॉर्पोरेट मामलों के सचिव भी हैं। अच्छा, इसमें बाकी जो नाम लिखे हुए हैं इसमें आप याद करने के लिए आपके लिए है कि जैसे परमेश्वर अय्यर जी लिखे हुए हैं तो ये नीति आयोग के CEO हैं। संगीता वर्मा जी लिखी हुई हैं, ये प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष हैं। और सुनील वर्धवाल जी लिखे हुए हैं, वाणिज्य सचिव हैं। ये तो कई बार ये मिलाने के लिए आ जाता है तो क्वेश्चन से भी आपको एक आंसर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। अच्छा, ये प्रतिस्पर्धा कानून के
बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बनने वाला है, समिति जो बनाने वाली है, वो इसके अध्यक्ष तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मनोज गोविल जी हैं, ठीक है। इसमें जो शामिल सदस्य हैं वो प्रतिस्पर्धा आयोग के जो सदस्य हैं वही इस समिति के सदस्य होंगे। अच्छा, इस समिति में बहुत से विभाग हैं उनके प्रतिनिधि भी लिए गए हैं, जिसमें नीति आयोग है, वाणिज्य विभाग है, ये सब इनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, इसका जो कार्य होगा वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 में मौजूदा प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम डिजिटल अर्थव्यवस्था से उभरती हुई चुनौतियों के लिए। अभी तक तो सारा कुछ मैनुअल चल रहा था, अब मैक्सिमम काम हमारा डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटली इन सब चीजों में किस तरह से कानून बनाए जाएंगे प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड, इस सब के लिए समिति बनाई गई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसके सॉरी, हमने इसमें कुछ और समितियों के, जो अभी तक बहुत सारी समितियां हैं जो कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम पूछी भी जाती हैं, उन सब की समितियों के नाम और वो किस चीज से संबंधित हैं वो सब समितियां लिखी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 30 समितियां मैंने उसमें लिखी हुई हैं 3 पेजेस में, जिसमें ये समितियां लगातार इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति से, सुरेश तेंदुलकर समिति है, ये बहुत पूछा जाता है, गरीबी रेखा के आकलन हेतु है, ठीक है। उसके बाद से ये हंटर आयोग है, ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जालियांवाला बाग कांड से रिलेटेड है। ठक्कर आयोग है, ये इंदिरा गांधी जी की हत्याकांड से रिलेटेड था, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास और समितियां जो हैं वो है हमारे पास मंडल आयोग है। मंडल आयोग सब लोग जानते हैं, ये ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए था, ठीक। उसके बाद से हमारे पास एक ये कमेटी है सी रंगराजन समिति, ये भी गरीबी रेखा निर्धारण के लिए है। केलकर समिति है, ये कर संरचना के लिए है, ठीक। तो इसी तरह से ये सारी समितियां हैं, समितियों के कार्य हैं, और कुछ कुछ समितियों में कब उनका गठन हुआ था वो ईयर लिखा हुआ है। तो कई बार आपको 3-4 समितियों के नाम दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित थी। कई बार सीधा समिति का नाम पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज से संबंधित है। अच्छा, यहाँ एक ये तारपुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट, इससे संबंधित है, ये भी एक इंपॉर्टेंट समिति है। ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। एक ये नरसिम्हन समिति है, ये भी इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समिति है। तो ये आपका जीएस में भी जाएगा और आपका करंट के रिगार्डिंग है, समिति बनी हुई है तो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा जो है वो नागरिक सुरक्षा में सबसे बेहतर राज्य कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नागालैंड, लद्दाख, पांडिचेरी और दमन द्वीप। तो नागरिक सुरक्षा में सबसे अच्छा जो राज्य है वो है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, नागालैंड बॉर्डर स्टेट है, ठीक है। ये इसमें नागरिक सुरक्षा में इसने सबसे बढ़िया किया हुआ है, रैंकिंग में ये टॉप नंबर पे है। थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट है, ये केंद्र सरकार ने जारी की गई है, केंद्र सरकार ने जारी की है, और ये आर्थिक सलाहकार परिषद जो है केंद्र सरकार की, उसके द्वारा जारी किया गया है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जारी की है, तो केंद्र सरकार ने, और किसके द्वारा, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। अच्छा, हम वो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो नागरिक सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा में इसमें क्या है। तो नागरिक सुरक्षा के लिए इन्होंने जो बेस बनाया हुआ है उसमें इन्होंने स्टडी किया है मानव हत्या, जघन्य अपराध, महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध, साइबर अपराध और सड़क दुर्घटना में मौत है। इन पैरामीटर्स को लेते हुए ये इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, और इस रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित राज्य जो आया है वो नागालैंड आया है, सेकंड नंबर पे लद्दाख आया है, थर्ड पे पांडिचेरी है, फिर दमन द्वीप है, मणिपुर है। तो आप देखिए, अगर इसमें पूछा जाता है कि सबसे सुरक्षित राज्य, तो नागालैंड हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे सुरक्षित यूटी यानी केंद्रीय यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित, तो उसमें लद्दाख है। अच्छा, सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा आया हुआ है, फिर ओडिशा है, असम, तेलंगाना और दिल्ली। दिल्ली फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे राज्य में आपके पास नागालैंड सबसे सुरक्षित, और सबसे सुरक्षित यूटी जो है वो लद्दाख, सबसे असुरक्षित राज्य आपके पास हरियाणा, और सबसे असुरक्षित यूटी दिल्ली हो गई, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारतवंशी, ये भारतीय मूल के हैं, रिकी केज, इनको अभी 3रा ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो इनको किस एल्बम के लिए दिया गया हुआ है, ठीक। तो ये रिकी केज जो है, जो भारतवंशी, इनको अभी 3रा ग्रैमी अवार्ड मिल गया है। ग्रैमी अवार्ड के बारे में तो जानते हैं सब लोग कि इनको म्यूजिक का ऑस्कर बोला जाता है। लाइक मूवीज के लिए ऑस्कर होता है सबसे बड़ा पुरस्कार, वैसे ही म्यूजिक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो ग्रैमी है। इसमें इनको मिला हुआ है जो डिवाइन टाइटन्स के लिए मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में फर्दर डिटेल जो है वो ग्रैमी के बारे में ये है कि ग्रैमी
पुरस्कार का जो स्टार्ट हुआ था ये 4 मई 1959 को हुआ था, ठीक है। ये है और ये 65वां ग्रैमी अवार्ड हुआ था। इसमें रिकी केज को ये तीसरा मिला है। तो इनका पहला ग्रैमी अवार्ड इनको मिला 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए, दूसरा मिला इनको 2022 में, और तीसरा इनको मिला है 2023 में एल्बम डिवाइन टाइटन्स के लिए। तो ये एल्बम का नाम याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये कंफ्यूज कर सकता है, ये आपसे विंड्स ऑफ समसारा और डिवाइन टाइटन्स दोनों दे सकता है आपको। तो इस बार इनको जो मिला है वो इस एल्बम के लिए मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर इसमें कुछ है, अमेरिकी एक पॉप सिंगर है बेयोंस को ये अवार्ड इस बार फिर से मिला हुआ है। इस बार इन्होंने 2 ग्रैमी जीते हुए हैं, और ये इस बार इनके 32 इनके पास टोटल ग्रैमी हो गए हैं। ये दुनिया की एकमात्र हस्ती हो गई हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी तक सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हैं। तो बेयोंस हैं और ये अमेरिकी हैं। ये ओरिजिन भी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद ये टोटल लिस्ट है। इसमें जो रिकी केज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनका जो कैटेगरी है वो वेस्ट इमर्सिव ऑडियो में है, ठीक है। बाकी इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना हुआ है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्टार्ट किया हुआ है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ था, ठीक है। और अभी एक नया देश इसमें जुड़ गया है, उस देश का नाम है ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील अभी रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्णकालिक सदस्य बन गया हुआ है। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स देखते हैं। बारे में कुछ डिटेल्स हमारे पास जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं, इसको भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इन दोनों ने मिलके 30 नवंबर 2015 को जो COP21 हुआ था फ्रांस पेरिस में, ये सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना है, तो COP21 के टाइम पे बना हुआ है। कहाँ हो रहा था, फ्रांस पेरिस में हो रहा था 30 नवंबर 2015 को, भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। और जब उस टाइम बना हुआ था, उस टाइम पे 121 सौर संसाधन समृद्ध जो राष्ट्र थे वो उन्होंने मिलके बनाया हुआ था। अच्छा, ये 121 राष्ट्र वो राष्ट्र हैं जो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सूर्य जो है वो हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमक रहा होता है। तो यहाँ पे इनको सफिशिएंट अमाउंट में सूर्य की रोशनी मिलती है, इस वजह से यहाँ पे सोलर पावर का पोटेंशियल बहुत अधिक है। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो भारत में है, और इसका इंटरिम सेक्रेटेरिएट अंतरिम सचिवालय जो है वो गुड़गांव में है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सूर्य एक वर्ल्ड एक विश्व और एक ग्रिड। इसको लागू करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना। लाइक अगर इंडिया में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी हो रही है और भारत के अगर किसी पड़ोसी देश को बिजली की जरूरत है तो यहाँ से वहां स्थानांतरित किया था, इस तरह का मतलब ये प्रोग्राम है। अच्छा, एक यहाँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत ने COP26 जो हुआ है उसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य का संकल्प लिया है। लाइक कार्बन एमिशन जो इंडिया का है, इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो 2070 तक इसको 0 कर देगा, ठीक। एक और फैक्ट है कि अभी जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क है उसमें कांगो गणराज्य ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। अच्छा, ब्राजील इसका मेंबर बना हुआ है और कांगो गणराज्य ने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज से लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आज हमारे पास यही 5 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी